Q1 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ लाख वर्षों में व्युत्क्रमित हो जाता है। 2. जब पृथ्वी का निर्माण 4000 मिलियन वर्ष से अधिक पहले हुआ था, तब 54% ऑक्सीजन थी और कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। 3. जब जीवित प्राणियों की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को रूपांतरित किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A खोल केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3D 1, 2 और 3। सही उत्तर C। व्याख्या: कथन 1 सही है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र निश्चित समय अंतराल हजारों से लाखों वर्षों पर अपनी दिशा बदलता रहता है, जिसे चुंबकीय व्युत्क्रमण मैग्नेटिक रिवर्सल कहा जाता है। कथन 2 गलत है। प्रारंभिक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य थी। मुख्य रूप से जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मौजूद थे। ऑक्सीजन बाद में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बढ़ी। कथन 3 सही है। शुरुआती जीवन जैसे साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया, जिससे वायुमंडल की संरचना बदल गई। Q2 भारत में नदी प्रणाली के संदर्भ में गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. गंगा बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने से पहले पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। 2. यमुना नदी गंगा नदी के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में बाईं तट की सहायक नदी के रूप में इसमें मिलती है। 3. नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? A खोल केवल 1, B खोल केवल 2, C खोल सभी 3, D कोई नहीं। सही उत्तर B। व्याख्या: कथन 1 सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बांग्लादेश में मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कथन 2 गलत है। यमुना गंगा के समानांतर तो बहती है, लेकिन यह इलाहाबाद, प्रयागराज में दाहिने तट, राइट बैंक की सहायक नदी के रूप में मिलती है, न कि बाईं तट की। कथन 3 सही है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। Q3 पृथ्वी के देशांतर और अक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांशों की लंबाई उनके स्थान के आधार पर भिन्न होती है। 2. देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं के साथ मिलकर लोगों को पृथ्वी पर किसी भी स्थान का सटीक रूप से स्थान निर्धारण करने में सक्षम बनाती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल ना, तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर C। व्याख्या: कथन 1 सही है। सभी देशांतर मेरिडियंस ध्रुवों पर मिलते हैं और उनकी लंबाई बराबर होती है। इसके विपरीत अक्षांश पैरेलल्स भूमध्य रेखा पर सबसे लंबे होते हैं और ध्रुवों की ओर छोटे होते जाते हैं। कथन 2 सही है। अक्षांश और देशांतर का जाल ग्रिड हमें पृथ्वी पर किसी भी बिंदु की सटीक भौगोलिक स्थिति कोऑर्डिनेट्स बताने में मदद करता है। Q4 वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण के संदर्भ में फेरल सेल शब्द का अर्थ है। A. ध्रुवों पर स्थित उच्च दबाव का क्षेत्र जो दुनिया भर में पवन के परिदृश्य को प्रभावित करता है। B होल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली प्रचलित पवनों की बेल्ट। C. भूमध्य रेखा पर स्थित वृहद स्तर की वायुमंडलीय परिसंचरण सेल। D. मध्य अक्षांश के भीतर कम दबाव का क्षेत्र जिसकी विशेषता अभिसरण हवाएं होती हैं। सही उत्तर D। व्याख्या: विकल्प A गलत है। यह ध्रुवीय सेल पोलर सेल का वर्णन करता है। विकल्प B गलत है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पवनें मुख्य रूप से पूर्व से पश्चिम व्यापारिक पवनें चलती हैं। विकल्प C गलत है। भूमध्य रेखीय सेल को हैडली सेल कहा जाता है। विकल्प D सही है। फेरल सेल 30 कैट सर्क से 60 कैट सर्क अक्षांश के बीच स्थित होती है। यहाँ हवाएं सतह पर ध्रुवों की ओर चलती हैं और पछुआ पवनों वेस्टर्लीज का निर्माण करती हैं। Q5 सवाना की वनस्पति में घास के मैदान होते हैं जिनमें छोटे छोटे पेड़ बिखरे होते हैं, लेकिन बड़े क्षेत्रों में कोई पेड़ नहीं होता। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास को आमतौर पर एक या अधिक या कुछ स्थितियों के संयोजन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थितियां हैं? 1. बिल खोदने वाले जानवर और दीमक। 2. आग। 3. चरने वाले तृणभक्षी प्राणी। 4. मौसमी वर्षा। 5. मिट्टी के गुण। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A 1 और 2, B 4 और 5, C 2, 3 और 4, D 1, 3 और 5। सही उत्तर C। व्याख्या: कथन 1 और 5 दीमक और मिट्टी के गुण स्थानीय स्तर पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन वे सवाना में पेड़ों की कमी के मुख्य नियंत्रक कारक नहीं माने जाते। कथन 2 आग
सवाना में नियमित आग पेड़ों की वृद्धि को रोकती है और घास के विस्तार में मदद करती है। कथन 3 चरने वाले प्राणी बड़े तृणभक्षी छोटे पौधों और झाड़ियों को खा जाते हैं, जिससे जंगल नहीं बन पाते। कथन 4 मौसमी वर्षा सवाना की विशेषता एक लंबा शुष्क मौसम है जो बड़े पेड़ों की घनी वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होता। Q6 30 साल पहले सुबह के समय महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद जिलों के मराठवाड़ा क्षेत्र में एक मध्यम तीव्रता का भूकंप आया था। यह घटना हाल के दिनों में भारत में आए सबसे घातक भूकंपों में से एक साबित हुई, जिसके परिणामस्वरूप 8000 से अधिक मौतें हुईं। लातूर भूकंप का प्राथमिक कारण क्या था? ए होल कोयना बांध के निर्माण से स्थानीय आइसोस्टैटिक संतुलन में गड़बड़ी। बी एक भ्रंश रेखा फॉल्ट लाइन का उभरना और उस भ्रंश रेखा के साथ साथ ऊर्जा का संचय, जिसे भीमा नदी द्वारा दर्शाया गया है। सी होल एशियाई और यूरेशियन प्लेट के निमज्जित क्षेत्र में लातूर का स्थान। डी बड़े भूस्खलन के कारण भूमि का धंसना। सही उत्तर बी। व्याख्या विकल्प ए गलत है। कोयना भूकंप 1967 जलाशय प्रेरित भूकंप आरआईएस का उदाहरण था, लातूर नहीं। विकल्प बी सही है। लातूर भूकंप 1993 एक इंट्राप्लेट भूकंप था। ये दक्कन ट्रैप के भीतर एक प्राचीन फॉल्ट लाइन भीमा फॉल्ट के पास के पुनर्स्क्रियन और तनाव संचय के कारण हुआ था। विकल्प सी गलत है। लातूर हिमालयी क्षेत्र प्लेट सीमा में नहीं बल्कि भारतीय प्लेट के स्थिर आंतरिक भाग में स्थित है। विकल्प डी गलत है। भूस्खलन से इतने बड़े स्तर का भूकंप नहीं आता। Q7 अंतर्वेधी ज्वालामुखीय भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाइक शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ये क्षैतिज संरचनाएं हैं जो जमीन की सतह पर लावा के ठंडा होने से बनती हैं। ये ऊर्ध्वाधर दीवार जैसी अंतर्वेधी संरचनाएं हैं जो तब बनती हैं जब लावा दरारों और फिशरों के माध्यम से जमीन के लंबवत जम जाता है। सी ये पृथ्वी की सतह के नीचे विकसित बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेधी भू आकृतियां हैं। ये पृथ्वी की सतह के नीचे सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन में लावा के ठंडा होने से बनी संरचनाएं हैं। सही उत्तर बी। व्याख्या विकल्प ए गलत है। क्षैतिज रूप से जमी हुई चादर जैसी संरचनाओं को सिल कहा जाता है। विकल्प बी सही है। जब मैग्मा दरारों में सतह के लगभग लंबवत 90 डिग्री जम जाता है तो उसे डाइक कहते हैं। विकल्प सी गलत है। बड़े गुंबद के आकार की संरचनाओं को बैथोलिथ या लैकोलिथ कहा जाता है। विकल्प डी गलत है। सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन तश्तरी या लहरदार आकार में जमने वाले मैग्मा को फैकोलिथ कहते हैं। Q8 भूकंप की एस द्वितीयक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई एस तरंगें उस सामग्री में गर्त और शिखर बनाती हैं जिससे वे गुजरती हैं। कथन 2 एस तरंगें तरंगों के प्रसार की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या नहीं है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर सी। व्याख्या कथन आई सही है। एस तरंगे अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंगे होती हैं जो ऊपर नीचे गति करते हुए गर्त ट्रॉफ और शिखर क्रेस्ट बनाती हैं। कथन 2 गलत है। एस तरंगे तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर कंपन करती हैं, समानांतर नहीं। समानांतर कंपन पी तरंगों प्राथमिक तरंगों की विशेषता है। Q9 निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। 1 अपसारी वायु। 2 वायु राशियों के बीच तापमान का अंतर। 3 कोरियोलिस बल ऊपर दी गई स्थितियों में से कितनी स्थितियों को वाताग्र के निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या बिंदु 1 गलत है। वाताग्र फ्रंट के निर्माण के लिए हवाओं का अभिसरण कन्वर्जेंस जरूरी है, न कि अपसरण डाइवर्जेंस। हवाओं का आमने सामने आना आवश्यक है। बिंदु 2 सही है। 2 अलग अलग गुणों विशेषकर तापमान और आर्द्रता वाली वायुराशियों का होना वाताग्र निर्माण की प्राथमिक शर्त है। बिंदु 3 सही है। कोरियोलिस बल वायुराशियों की दिशा को प्रभावित करता है और चक्रवातीय परिसंचरण में मदद करता है जो वाताग्र के विकास फ्रंटोजेनेसिस के लिए सहायक है। Q10 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आने वाले उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल के मध्यमंडल में जल जाते हैं। कथन 2 मध्यमंडल में सघन हवा घर्षण पैदा करती है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और उल्कापिंड जल जाते हैं। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक होल कथन आई
और कथन दो दोनों सही हैं, और कथन दो कथन आई का सही व्याख्या है। बी होल कथन आई और कथन दो दोनों सही हैं, और कथन दो कथन आई का सही व्याख्या नहीं है। सी होल कथन आई सही है, लेकिन कथन दो गलत है। डी कथन आई गलत है, लेकिन कथन दो सही है। सही उत्तर ए। व्याख्या: कथन आई सही है। उल्कापिंड मीटियर्स वायुमंडल की तीसरी परत यानी मध्यमंडल मेसोस्फीयर में प्रवेश करते ही चमकने लगते हैं और अक्सर वहीं नष्ट हो जाते हैं। कथन दो सही है। अंतरिक्ष की तुलना में वायुमंडल में हवा का घनत्व अधिक होता है। जब तेज गति से उल्कापिंड इसमें प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण के कारण अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, जिससे वे जल उठते हैं। यह कथन स्पष्ट रूप से पहले कथन का कारण बताता है। Q11 दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा बनाई गई थी? ए होल मंजीरा, बी होल पेन्नार, सी होल कावेरी, डी होल तुंगभद्रा। सही उत्तर बी। व्याख्या: विकल्प ए गलत है। मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है। विकल्प बी सही है। आंध्र प्रदेश की गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है, पेन्नार नदी द्वारा एरामाला पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। विकल्प सी और डी गलत हैं। ये नदियां इस क्षेत्र में ऐसी गहरी घाटी का निर्माण नहीं करती हैं। Q12 पर्वतीय समीर और घाटी समीर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई पर्वतीय समीर घाटी समीर की तुलना में थोड़ी गर्म होती हैं। कथन दो पर्वतीय समीर रात के समय चलती हैं, जबकि घाटी समीर दिन के समय चलती हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन आई और कथन दो दोनों सही हैं, और कथन दो कथन आई का सही व्याख्या है। बी होल कथन आई और कथन दो दोनों सही हैं, और कथन दो कथन आई का सही व्याख्या नहीं है। सी होल कथन आई सही है, लेकिन कथन दो गलत है। डी कथन आई गलत है, लेकिन कथन दो सही है। सही उत्तर डी। व्याख्या: कथन आई गलत है। पर्वतीय समीर माउंटेन ब्रीज ठंडी होती है, क्योंकि रात में पहाड़ की चोटियां तेजी से ठंडी हो जाती हैं और भारी ठंडी हवा नीचे घाटी की ओर बहती है। घाटी समीर वैली ब्रीज गर्म होती है, जो दिन में ऊपर की ओर उठती है। कथन दो सही है। दिन में सूरज की गर्मी से घाटी की ढलानों की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, घाटी समीर। रात में विकिरण के कारण पहाड़ों की ऊपरी हवा ठंडी होकर नीचे बैठती है, पर्वतीय समीर। यहां कथन आई गलत और कथन दो सही है। Q13 भूपर्पटी के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। 1 सिलिकॉन, 2 ऑक्सीजन, 3 कैल्शियम, 4 एल्यूमीनियम, 5 सोडियम, 6 आयरन। उपरोक्त तत्वों को भूपर्पटी में उनके भार प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ए 2 1 4 6 5 3, बी 2 1 3 4 6 5, सी 1 2 4 3 5 6, डी 2 1 4 6 3 5, डी 2 1 4 6 3 5। सही उत्तर डी। व्याख्या: भूपर्पटी अर्थ्स क्रस्ट में तत्वों का प्रतिशत भार के अनुसार क्रम इस प्रकार है। ऑक्सीजन 46.6% ग्रेटर दैन सिलिकॉन, 27.7% ग्रेटर दैन एल्यूमीनियम, 8.1% ग्रेटर दैन आयरन, 5.0% ग्रेटर दैन कैल्शियम, 3.6% ग्रेटर दैन सोडियम, 2.8%। इसके अनुसार सही क्रम 2 1 4 6 3 5 है। विकल्प ए और बी में कैल्शियम और सोडियम का क्रम गलत है। विकल्प डैसी डैश में सिलिकॉन को पहले रखा गया है, जो गलत है। Q14 पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले विभिन्न स्रोत हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित स्रोतों पर विचार करें। 1 ज्वालामुखी विस्फोट, 2 भूकंप और भूकंपीय तरंगें, 3 उल्कापिंड, 4 पृथ्वी की गहरी ड्रिलिंग। उपर्युक्त में से कितने पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी। व्याख्या: प्रत्यक्ष स्रोत डायरेक्ट सोर्सेस। इसमें वे स्रोत शामिल हैं जहां से पदार्थ सीधे प्राप्त होता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, मैग्मा का बाहर आना और गहरी ड्रिलिंग खनन। अतः 1 और 4 प्रत्यक्ष हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत इनडायरेक्ट सोर्सेज भूकंपीय तरंगे, तरंगों की गति के आधार पर घनत्व का अनुमान, और उल्कापिंड, चूंकि वे पृथ्वी के समान पदार्थों से बने हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत माने जाते हैं। Q15 निम्नलिखित में से किसके कारण महासागरों और समुद्रों में ज्वार-भाटा आता है? 1 सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, 2 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, 3
पृथ्वी का अपकेंद्री बल नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए होल केवल 1b केवल 2 और 3c केवल 1 और 3d 1, 2 और 3। सही उत्तर डी। व्याख्या। ज्वार भाटा मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और पृथ्वी के अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के संयुक्त प्रभाव के कारण आता है। चंद्रमा पृथ्वी के करीब है, इसलिए इसका प्रभाव सूर्य से अधिक होता है। अपकेंद्री बल पृथ्वी के उस हिस्से पर ज्वार पैदा करता है जो चंद्रमा के विपरीत दिशा में होता है, अतः तीनों कारक सही हैं। Q16 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक क्षेत्र जिसमें कई गहरे नाले, गली या खड्डे रेवन होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। 2 उत्खात भूमि स्थलाकृति नरम तलछटी चट्टानों पर हवा और पानी की कटाव गतिविधि द्वारा बनाई गई है। 3 चंबल बेसिन उत्खात भूमि स्थलाकृति का एक उदाहरण है। 4 छत्रक चट्टानें उत्खात भूमि स्थलाकृति की एक विशिष्ट विशेषता हैं। उत्खात भूमि स्थलाकृति के बारे में ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। उत्खात भूमि बैडलैंड टोपोग्राफी गहरे नालों और खड्डों वाली भूमि है जो मुख्य रूप से जल और वायु अपर्दन से बनती है। भारत में चंबल की घाटियां इसका प्रसिद्ध उदाहरण हैं। कथन 4 गलत है। छत्रक चट्टानें मशरूम रॉक्स मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु अपर्दन से बनती हैं। वे उत्खात भूमि रेवन क्षेत्रों की विशिष्ट विशेषता नहीं है। Q17 इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 यह पूरे वर्ष भूमध्य रेखा के 0-5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच सीमित रहता है। 2 यह एक उच्च दबाव वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। 3 यह अनिवार्य रूप से किसी भी वर्षा गतिविधि से रहित है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर डी। व्याख्या। कथन 1 गलत है। ITCZ सूर्य की आभासी गति के साथ उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। कथन 2 गलत है। यह एक निम्न दबाव लो प्रेशर वाला क्षेत्र है जहां व्यापारिक पवनें मिलती हैं। कथन 3 गलत है। यहां हवा ऊपर उठती है और संवहनी वर्षा कन्वेक्शनल रेनफॉल का कारण बनती है। ये वर्षा रहित नहीं है। Q18 तापमान व्युत्क्रमण की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए होल तापमान व्युत्क्रम आमतौर पर शांत हवाओं के साथ साफ आसमान की स्थिति में होता है। बी होल तापमान व्युत्क्रम वायुमंडलीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। सी होल तापमान व्युत्क्रम पूरे वर्ष भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। डी तापमान व्युत्क्रम के कारण सर्दियों के दौरान सुबह के समय घना कोहरा एक सामान्य घटना है। सही उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प ए, बी और डी सही हैं। व्युत्क्रमण इन्वर्जन के लिए लंबी रातें और साफ आसमान चाहिए। यह हवा को स्थिर करता है और कोहरे का कारण बनता है। विकल्प सी गलत है। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में संवहनी धाराएं और उच्च तापमान के कारण हवा ऊपर उठती रहती है, जिससे वहां तापमान व्युत्क्रमण एक सामान्य घटना नहीं है। यह ध्रुवीय या पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक सामान्य है। Q19 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रचंड वलय आईवॉल शांत मौसम, स्वच्छ आकाश और अवतरित वायु वाला क्षेत्र होता है। 2 चक्रवात की आंख आई प्रबल गरज के साथ तूफानों का वो क्षेत्र है जहां चक्रवात की सर्वाधिक तीव्र हवाएं और अधिकतम वर्षा अनुभव की जाती हैं। 3 उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी तीव्रता तेजी से खो देते हैं जब वे भूमि से टकराते हैं, क्योंकि उनके ऊर्जा स्रोत गर्म जल की आपूर्ति समाप्त हो जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 और 2 गलत हैं। परिभाषाएं एक दूसरे से बदल दी गई हैं। चक्रवात की आंख आई शांत और स्वच्छ आकाश वाला क्षेत्र होता है, जबकि प्रचंड वलय आई वॉल वो क्षेत्र है जहां सबसे तीव्र हवाएं और भारी वर्षा होती है। कथन 3 सही है। भूमि पर पहुंचने लैंडफॉल के बाद चक्रवात को नमी और गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट नहीं मिल पाती, जिससे वो कमजोर हो जाता है। अतः केवल एक कथन सही है। Q20 निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार करें। 1 सहारा मरुस्थल, 2 मोजावे मरुस्थल, 3 थार मरुस्थल। उपर्युक्त रेगिस्तानों में से कौन सा मुख्य रूप से वर्षा छाया क्षेत्र में उनकी भौगोलिक स्थिति का परिणाम है?
ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर सी। व्याख्या। सहारा मरुस्थल 1। ये मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट, सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर और व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण बना है, न कि वर्षा छाया क्षेत्र के कारण। मोजावे मरुस्थल 2। ये उत्तरी अमेरिका में सिएरा नेवादा पर्वत श्रृंखला के वर्षा छाया रेन शैडो क्षेत्र में स्थित है। थार मरुस्थल 3। यह अरावली पर्वतमाला के समानांतर मानसूनी हवाओं के निकलने और आंशिक रूप से अरावली के वर्षा छाया प्रभाव के कारण बना है, अतः 2 और 3 सही हैं। Q21। महासागर औसत तापमान OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1। OMT को 26 डिग्री सेल्सियस सागरीय माध्य तापमान OMT की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी-मार्च के दौरान दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में 129 मीटर है। 2। जनवरी-मार्च के दौरान एकत्र किए गए OMT का उपयोग यह आकलन करने में किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालिक औसत से कम या अधिक होगी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही का चयन करें। ए केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन एक गलत है। OMT को 26 कैरेट सर्कसी समताप रेखा आइसोथर्म की गहराई तक मापा जाता है। जनवरी-मार्च के दौरान हिंद महासागर में इसकी औसत गहराई लगभग 50-100 मीटर के बीच होती है, न कि निश्चित 129 मीटर। कथन 2 सही है। OMT समुद्री सतह के तापमान SST की तुलना में मानसून के पूर्वानुमान के लिए अधिक सटीक है, क्योंकि यह महासागर की ऊष्मा सामग्री का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। Q22 सुनामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1। सुनामी समुद्र की लहरों की एक श्रृंखला है, जो जल के अचानक बड़े विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है, आमतौर पर किसी महासागर या बड़ी झील में। 2। सुनामी ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण हो सकती है। 3। प्रशांत महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर में सुनामी की आवृत्ति अधिक होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन 1 सही है। सुनामी पानी के एक विशाल स्तंभ के विस्थापन, विवर्तनिक हलचल के कारण से पैदा होने वाली लहरों की श्रृंखला है। कथन 2 सही है। समुद्र के भीतर होने वाले शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट पानी को विस्थापित कर सुनामी पैदा कर सकते हैं। कथन 3 गलत है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर के कारण भूकंप और सुनामी की आवृत्ति अटलांटिक महासागर की तुलना में बहुत अधिक है। Q23 अवसादी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1। वे लिथिफिकेशन शिलीभवन की प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। 2। जीवाश्मों की अवसादी चट्टान निक्षेप में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। 3। शिस्ट और संगमरमर अवसादी चट्टानों के सामान्य उदाहरण हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल सभी 3, डी खोल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन 1 सही है। निक्षेपित अवसादों के परतों में दबने और कठोर होकर चट्टान बनने की प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहते हैं। कथन 2 सही है। चूंकि ये परत दर परत जमा होती हैं, इसलिए इनमें पौधों और जानवरों के अवशेष जीवाश्म सुरक्षित रह जाते हैं। कथन 3 गलत है। शिस्ट और संगमरमर कायांतरित मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। Q24 निम्नलिखित भारतीय नदियों पर विचार करें। 1. साबरमती, 2. पेरियार, 3. माही, 4. महानदी, 5. पेन्नार। उपर्युक्त में से कितनी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर बी। व्याख्या। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां साबरमती 1, पेरियार 2 और माही 3 ये अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी 4 और पेन्नार 5 बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अतः विकल्प बी सही है। Q25 क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु में क्या अंतर है? 1. क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी ग्रह होते हैं, जबकि धूमकेतु जमी हुई गैसों से बने होते हैं जो चट्टानी और धात्विक पदार्थों के साथ जुड़े रहते हैं। 2. क्षुद्र ग्रह ज्यादातर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु ज्यादातर शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। 3. धूमकेतुओं में एक प्रत्यक्ष दीप्त पूंछ दिखाई देती है, जबकि क्षुद्र ग्रहों में ऐसी कोई पूंछ नहीं होती। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बाएं। ए कोल केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3।
सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन एक सही है। क्षुद्र ग्रह धात्विक और चट्टानी होते हैं, जबकि धूमकेतु बर्फ, धूल और गैस के बने गंदे बर्फीले गोले होते हैं। कथन दो गलत है। धूमकेतु मुख्य रूप से सौरमंडल के बाहरी किनारों, कूपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं, न कि बुध और शुक्र के बीच। कथन तीन सही है। सूर्य के करीब आने पर धूमकेतु की बर्फ वाष्पित होकर एक चमकती पूंछ बनाती है, जबकि क्षुद्र ग्रहों में यह नहीं होता। Q26 भारत के एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश यूटी के बारे में निम्नलिखित संकेतों पर विचार करें। 1. इसमें ज्वालामुखी उत्पत्ति के कुछ स्थान हैं। 2. इसमें संवहनीय वर्षा होती है। 3. इसमें भूमध्य रेखीय वर्षावन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका वर्णन ऊपर दिए गए कथनों में किया गया है? ए होल लक्षद्वीप, बी होल अंडमान और निकोबार, सी होल जम्मू और कश्मीर, डी होल केरल। सही उत्तर बी। व्याख्या। संकेत एक। अंडमान और निकोबार में बैरन द्वीप, सक्रिय और नारकोंडम सुप्त जैसे ज्वालामुखी स्थल हैं। संकेत 2 और 3। इसकी भौगोलिक स्थिति भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण यहां दोपहर बाद संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, और यहां घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार भूमध्य रेखीय वर्षावन पाए जाते हैं। लक्षद्वीप प्रवाल कोरल मूल का है, ज्वालामुखी नहीं। Q27 अपक्षय वेदरिंग के निम्नलिखित रूपों पर विचार कीजिए। 1. जीवों द्वारा विवरण, बरोइंग। 2. शैवालों द्वारा उत्पादित अम्ल। 3. हिमदरण, क्रायोफ्रैक्चरिंग। 4. प्रतिक्षेपण, एक्सफोलिएशन। उपर्युक्त विकल्पों में से कितने जैविक अपक्षय के रूप हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प 1 और 2 सही हैं। जीवों द्वारा बिल खोदना, बरोइंग, और पौधों शैवालों द्वारा छोड़े गए एसिड, अम्ल, सीधे तौर पर जीवित प्राणियों की गतिविधियों से जुड़े हैं, इसलिए ये जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग है। विकल्प 3 और 4 गलत हैं। हिमदरण, पाले के कारण दरार, और प्रतिक्षेपण, दबाव मुक्त होने या तापमान से परतों का निकलना, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के उदाहरण हैं। Q28 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, झेलम नदी कश्मीर में विसर्प बनाती है। कथन 2, अपने जीवन चक्र के परिपक्व चरण में एक नदी विसर्प की विशेषता प्रदर्शित करती है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या नहीं है। सी होल कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन आई सही है। झेलम नदी कश्मीर घाटी में विसर्प, मियांडर्स बनाती है, जो कि युवावस्था की नदियों के लिए एक असामान्य विशेषता है। कथन 2 सही है। सामान्यतः नदियां अपने परिपक्व या वृद्ध चरण, मैदानी भागों में विसर्प बनाती हैं। व्याख्या। कथन 2 सही तो है, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं करता कि झेलम, जो कि अपने शुरुआती चरण में है, कश्मीर में विसर्प क्यों बनाती है। झेलम का विसर्प वहां के स्थानीय भूविज्ञान और कश्मीर घाटी के कम ढाल के कारण है। Q29 महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति से रेगिस्तानों का निर्माण होता है। 2. उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर गर्म महासागरीय धाराएं विशिष्ट समुद्री जलवायु का कारण बनती हैं। 3. वे स्थान जहां गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं, दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र बनाते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1 सही है। ठंडी धाराएं, जैसे बैंग यूईएलए या पेरू धारा, हवा को ठंडा और शुष्क रखती हैं, जिससे बारिश नहीं होती और तटीय रेगिस्तान बनते हैं। कथन 2 सही है। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जैसी गर्म धाराएं उच्च अक्षांशों, जैसे यूरोप के तटों को जमने से बचाती हैं और वहां नम समुद्री जलवायु बनाए रखती हैं। कथन 3 सही है। जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, जैसे न्यूफाउंडलैंड, वहां प्लवक प्लैंकटन की प्रचुरता के कारण मछली पकड़ने के बेहतरीन केंद्र विकसित होते हैं। Q30 भारतीय प्रायद्वीप की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रायद्वीप मुख्यतः नीस और ग्रेनाइट की एक प्राचीन जटिल संरचना से बना हुआ है। 2. प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता तीव्र ढलान और तेज प्रवाह है।
3. नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल एक, बी होल केवल दो, सी होल सभी तीन, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन एक सही है। भारतीय प्रायद्वीप पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, जो प्राचीन आग्नेय और कायांतरित चट्टानों, नीस और ग्रेनाइट से बना है। कथन दो गलत है। प्रायद्वीपीय नदियां पुरानी हैं और इनका ढलान बहुत कम, प्रौढ़ावस्था है। तीव्र ढलान और तेज प्रवाह हिमालयी, युवा नदियों की विशेषता है। कथन तीन सही है। नर्मदा उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी में बहती है। Q31 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुद्र तल में बार बार आई गिरावट के कारण उत्पन्न हुए वर्तमान विशाल दलदली भूमि का सर्वोत्तम उदाहरण है? ए. भितरकनिका मैंग्रोव, बी. मरक्कानम नमक भट्टियां, सॉल्ट पैन्स, सी. नौपाड़ा दलदल, स्वैम्प, डी. कच्छ का रन। सही उत्तर डी। व्याख्या: कच्छ का रन ऑफ कुछ, ऐतिहासिक रूप से समुद्र का हिस्सा था। समुद्र तल में गिरावट और विवर्तनिक उत्थान के कारण ये एक विशाल नमक का दलदल बन गया है। अन्य विकल्प मुख्य रूप से नदी के मुहानों या स्थानीय जमाव से बने हैं। Q32 अंतर्वेदी ज्वालामुखीय भू आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अंतर्वेदी ज्वालामुखीय भू आकृतियां। संबंधित जानकारी। 1. बैथोलिथ। यह मैग्मेटिक पदार्थ का एक बड़ा पिंड है जो भूपर्पटी की गहराई में ठंडा होता है। 2. लैकोलिथ। यह पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा के जमने से बना एक गुंबद के आकार का पिंड है। 3. लोपोलिथ। ये एक अवतल तश्तरी के आकार का पिंड है जो तब बनता है जब लावा कमजोर मैदानों के साथ क्षैतिज रूप से आगे बढ़ता है और जम जाता है। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही ढंग से मेल खाते हैं? ए होल केवल एक, बी होल केवल दो, सी होल सभी तीन, डी कोई नहीं। सही उत्तर सी। व्याख्या: युग्म एक सही है। बैथोलिथ सबसे बड़ी अंतर्वेदी आकृति है जो पाताल गहराई में बनती है। युग्म दो सही है। लैकोलिथ गुंबद के आकार की आकृति है जिसका आधार समतल होता है और यह नली द्वारा नीचे से जुड़ा होता है। युग्म तीन सही है। लोपोलिथ तश्तरी सौसर के आकार की आकृति होती है जो क्षैतिज रूप से मैग्मा के जमने से बनती है। तीनों युग्म सही हैं। Q33 जुलाई के महीने में भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वायुमंडलीय दबाव का अनुभव होने की संभावना है? ए होल जैसलमेर, बी होल मुंबई, सी. चेन्नई, डी होल कोलकाता। सही उत्तर ए। व्याख्या: जुलाई के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, थार रेगिस्तान, अत्यधिक गर्मी के कारण कम दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर ट्रॉफ बन जाता है। जैसलमेर इसी क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। विकल्प बी, सी और डी ये तटीय शहर हैं जहां समुद्री प्रभाव के कारण तापमान रेगिस्तान जितना अधिक नहीं होता, इसलिए यहां दबाव जैसलमेर की तुलना में अधिक रहता है। Q34 प्लाया भू आकृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्लाया शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली उथली झीलें हैं। 2. वे शुष्क क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों और अन्य जीवों के जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3. प्लाया में विभिन्न खनिज भंडार होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ए खोल केवल एक, बी खोल केवल दो, सी खोल सभी तीन, डी खोल कोई नहीं। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन एक सही है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में वर्षा के बाद बनने वाली अस्थायी और उथली झीलों को प्लाया कहा जाता है। कथन दो सही है। ये झीलें रेगिस्तान के कठोर वातावरण में दुर्लभ जल स्रोत प्रदान करती हैं, जो प्रवासी पक्षियों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य है। कथन तीन सही है। पानी के वाष्पीकरण के बाद इन झीलों के तल में सोडियम क्लोराइड, नमक, बोरेट्स और अन्य वाष्पीकरण वाले खनिज भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं। Q35 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ऊंचे बादल मुख्य रूप से सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं और भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। 2. निचले बादलों में भूपृष्ठ से निकलने वाले अवरक्त विकिरण का उच्च अवशोषण होता है और इससे ऊष्मन प्रभाव होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल ना, तो एक और न ही दो। सही उत्तर डी। व्याख्या: कथन एक गलत है। ऊंचे बादल जैसे सिरस पतले होते हैं और सौर विकिरण को आने देते हैं, लेकिन वे पृथ्वी से जाने वाली गर्मी अवरक्त विकिरण को रोक लेते हैं, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव या ऊष्मन होता है। कथन दो गलत है। निचले बादल जैसे कपासी मोटे और घने होते हैं। वे सौर विकिरण को अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं,
अल्बेडो प्रभाव, जिससे पृथ्वी ठंडी रहती है। यहाँ दोनों कथनों के कार्य एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं। Q36 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में हिमालयी नदियों की तुलना में व्यापक और उथली घाटियां हैं। कथन 2, प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों से पुरानी हैं और अपने जीवन चक्र के परिपक्व चरण में पहुंच चुकी हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I का सही व्याख्या है। बी होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन I का सही व्याख्या नहीं है। सी होल कथन I सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी कथन I गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर ए। व्याख्या, कथन I सही है। प्रायद्वीपीय नदियां बहुत पुरानी हैं, इसलिए उन्होंने अपनी घाटियों को चौड़ा और उथला बना दिया है। ग्रेडियंट्स आर लो। कथन 2 सही है। चूंकि ये नदियां प्रौढ़ावस्था मैच्योरिटी में हैं, इसलिए इनकी ऊर्ध्वाधर कटाई वर्टिकल इरोजन कम और क्षैतिज कटाई अधिक होती है। यह सीधे तौर पर कथन I के स्वरूप की व्याख्या करता है। Q37 निम्नलिखित पेड़ों पर विचार करें। 1. बबूल, वेवेलिया निलोटिका। 2. नीम, अजादिरक्टा इंडिका। 3. रोजवुड, डालबर्जिया सिसो। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में उपरोक्त में से कितने पेड़ पाए जाते हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या, बबूल 1, ये कांटेदार वनों थॉर्न फॉरेस्ट्स की विशेषता है जो शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नीम 2, ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों डिसिड्यूस फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। रोजवुड 3, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की एक प्रमुख प्रजाति है, जैसे पश्चिमी घाट में, अतः केवल एक पेड़ सही है। Q38 वायुमंडल में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। 2. मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में अधिकांश दैनिक परिवर्तन केवल अभिवहन एडवेक्शन के कारण होता है। 3. ऊर्जा का संवहनीय स्थानांतरण क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। 4. समान अक्षांश पर महासागरों की तुलना में महाद्वीपों पर सूर्यातप अधिक होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर डी। व्याख्या, बिंदु 1 सही है। पृथ्वी की सतह के संपर्क में आने वाली हवा चालन कंडक्शन से गर्म होती है। बिंदु 2 सही है। क्षैतिज हवा का चलना एडवेक्शन तापमान में बदलाव के लिए जिम्मेदार है, जैसे भारत में लू। बिंदु 3 सही है। संवहन कन्वेक्शन केवल क्षोभ मंडल तक प्रभावी होता है जहां हवा ऊपर उठती है। बिंदु 4 सही है। महाद्वीप महासागरों की तुलना में जल्दी गर्म होते हैं, जिससे सूर्यातप का प्रभाव वहां अधिक स्पष्ट होता है। Q39 निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। माइनर प्लेट, स्थान 1। नस्का प्लेट, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य 2। कोकोस प्लेट, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य 3। कैरोलिन प्लेट, फिलीपीन और भारतीय प्लेट के बीच न्यू गिनी के उत्तर में। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या, युग्म 1 और 2 गलत सुमेलित हैं। नस्का प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। इनके स्थान आपस में बदल दिए गए हैं। युग्म 3 सही है। कैरोलिन प्लेट फिलीपीन और भारतीय प्लेट के मध्य स्थित है, अतः केवल एक युग्म सही है। Q40 भारत की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं में विभिन्न दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. लिपुलेख दर्रा तीर्थयात्रियों को उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। 2. रोहतांग दर्रा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। 3. नाथुला का उपयोग भारत और चीन के बीच व्यापार मार्ग के रूप में किया जाता है। 4. खारदुंगला श्रीनगर को जम्मू क्षेत्र से जोड़ता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी। व्याख्या, कथन 1 सही है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है और मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग होता है। कथन 2 गलत है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। कथन 3 सही है। नाथुला सिक्किम में स्थित है और भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक प्रमुख मार्ग है। कथन 4 गलत है। खारदुंग ला लेह को नुब्रा और श्योक घाटियों से जोड़ता है।
श्रीनगर को जम्मू से बनिहाल दर्रा जोड़ता है। Q41 करेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये प्लीस्टोसीन काल के झीलीय निक्षेप हैं। 2. ये पीर पंजाल की निचली ढलानों पर पाए जाते हैं। 3. करेवा केसर, बादाम और अखरोट की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन एक सही है। करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील के निक्षेप लाकस्ट्रीन डिपॉजिट्स हैं जो प्लीस्टोसीन युग के हैं। कथन 2 सही है। ये मुख्य रूप से पीर पंजाल पर्वतमाला के किनारे और कश्मीर की मुख्य घाटी में ऊंचे समतल मैदानों के रूप में मिलते हैं। कथन 3 सही है। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और केसर, जाफरान के साथ साथ बादाम और अखरोट के बागानों के लिए आदर्श है। Q42 यह नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की अंतिम बाईं तटीय सहायक नदी के रूप में उसमें मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उपरोक्त वर्णन से मेल खाती है? ए होल दामोदर, बी शारदा, सी सोन, डी महानंदा। सही उत्तर डी। व्याख्या: विकल्प डी सही है। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों महालदिरम पर्वत से निकलती है। यह गंगा की सबसे पूर्वी और अंतिम बाईं सहायक नदी है जो भारत बांग्लादेश सीमा के पास गंगा में मिलती है। विकल्प ए और सी गलत हैं। दामोदर और सोन गंगा की दाहिनी सहायक नदियां हैं। विकल्प बी गलत है। शारदा घाघरा की सहायक हिमालय से निकलती है लेकिन दार्जिलिंग से नहीं। Q43 निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति कारक कास्ट स्थलाकृति के निर्माण से जुड़ा है? ए खोल ग्लेशियर, बी पवने, सी भूजल, डी समुद्री लहरें और धाराएं। सही उत्तर सी। व्याख्या: विकल्प सी सही है। कास्ट स्थलाकृति कार्स्ट टोपोग्राफी का निर्माण भूजल, ग्राउंड वाटर की रासायनिक क्रिया, घुलन और निक्षेपण द्वारा चूना पत्थर या डोलोमाइट वाले क्षेत्रों में होता है। अन्य विकल्प ग्लेशियर से यू आकार की घाटी, पवनों से छत्रकशिला और समुद्री लहरों से क्लिफ जैसी आकृतियां बनती हैं। Q44 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि अलग अलग मौसम में अत्यधिक तापमान के प्रभाव को बेअसर किया जा सके। 2. तराई क्षेत्र में घरों का निर्माण ढलानदार छतों के साथ किया जाता है क्योंकि इन स्थानों पर भारी वर्षा होती है। 3. असम में घरों को बांस स्टिल्ट पर बनाया जाता है ताकि बारिश के मौसम में पानी को संरक्षित किया जा सके। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन 1 सही है। मोटी दीवारें ऊष्मीय कुचालक का काम करती हैं जो गर्मियों में घर को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती हैं। कथन 2 सही है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे तराई या पहाड़ों में पानी की निकासी के लिए छतें ढलवा बनाई जाती हैं। कथन 3 गलत है। असम में घर बांस के खंभों स्टिल्ट्स पर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ के पानी से सुरक्षा हो सके, न कि पानी के संरक्षण के लिए। Q45 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आई महाद्वीपीय शेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्व्स को विश्व के सबसे समृद्ध मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। कथन 2 महाद्वीपीय शेल्फ का उथलापन शैलोनेस सूर्य के प्रकाश को जल के भीतर प्रवेश करने देता है जिससे विभिन्न पादपों और जीवों के विकास को बढ़ावा मिलता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई के लिए सही व्याख्या है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई के लिए सही व्याख्या नहीं है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर ए। व्याख्या: कथन आई सही है। दुनिया के प्रमुख मछली पकड़ने वाले क्षेत्र जैसे ग्रैंड बैंक्स महाद्वीपीय शेल्फ पर ही स्थित हैं। कथन 2 सही है। उथला पानी होने के कारण सूरज की रोशनी तल तक पहुंचती है जिससे प्लवक फाइटोप्लैंक्टन का विकास होता है जो मछलियों का मुख्य भोजन है। अतः कथन 2 कथन आई का सटीक कारण है। Q46 भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चभूमि में शोला वन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है? ए होल जैंतिया पहाड़ियां, बी अरावली पहाड़ियां, सी नीलगिरी पहाड़ियां, डी विंध्य पहाड़ियां। सही उत्तर सी। व्याख्या: विकल्प सी सही है। शोला शोलास दक्षिण भारत के उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय मॉन्टेन वन स्टंटेड ट्रॉपिकल मॉन्टान फॉरेस्ट्स हैं। ये वन घास के मैदानों के बीच घाटियों में पाए जाते हैं। Q47 भू आकृतिक प्रक्रियाएं प्राकृतिक शक्तियों और क्रियाएं हैं जो पृथ्वी की स्थलाकृतियों के निर्माण, विकास और परिवर्तन में योगदान करती हैं।
इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अपक्षय, वेदरिंग और अपर्दन, इरोजन की घटना वृहद संचलन, मास मूवमेंट की प्रक्रिया के लिए एक पूर्वापेक्षा है। 2. अन्य भू आकृतिक कारकों जैसे पवन या प्रवाहित जल की अनुपस्थिति में केवल गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी भी वृहद संचलन की प्रक्रिया को सुगम बना सकता है। 3. हिमपंख प्रवाह सोलिफ्लक्शन एक प्रकार का वृहद संचलन है जिसमें जल संतृप्त शैल अपरद वाटर सैचुरेटेड रॉक डिब्रीज की मंद ढाल अनुवर्ती गति शामिल होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल कोई नहीं। सही उत्तर B। व्याख्या: कथन 1 गलत है। वृहद संचलन मास मूवमेंट के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, हालांकि ये इसे तेज कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण ढलान पर किसी भी कमजोर पदार्थ को नीचे खींच सकता है, चाहे वो अपक्षयित हो या नहीं। कथन 2 सही है। वृहद संचलन का मुख्य प्रेरक बल गुरुत्वाकर्षण है। इसके लिए वायु या जल जैसे परिवहन कारकों की आवश्यकता नहीं होती। कथन 3 सही है। सॉलिफ्लक्शन में पानी से संतृप्त मिट्टी या कचरा मंद गति से ढलान की ओर खिसकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां निचली परतें जमी हुई पर्माफ्रॉस्ट होती हैं। Q48 ये समुद्र तल की एक विशिष्ट प्रकार की उच्चावच संरचनाएं हैं जो तब बनती हैं जब एक जलमग्न पर्वत शक्तिशाली समुद्री लहरों के अथक प्रहार से अपर्दन का शिकार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका शिखर समतल हो जाता है। ये समतल शीर्ष वाले जलमग्न पर्वतों में परिवर्तित होने के लिए क्रमिक अवतलन सबसाइडेंस के चरणों के साक्ष्य प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस सागरीय संरचना का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? A एटोल, B मध्य महासागरीय रिज, C गयोट गुयोट, D ज्वालामुखीय द्वीप। सही उत्तर C। व्याख्या: विकल्प C सही है। गयोट समतल शिखर वाले जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। इनका शिखर कभी समुद्र तल से ऊपर था, जो लहरों के अपर्दन और बाद में समुद्र तल के अवतलन धंसने के कारण चपटा और जलमग्न हो गया। Q49 निम्नलिखित बलों पर विचार करें। 1. चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल। 2. पृथ्वी के मेंटल में संवहन धाराएं। 3. पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल। 4. प्लेट सीमाओं पर तनाव बल। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार ऊपर दिए गए बलों में से कितने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल सभी 3, D होल सभी 4। सही उत्तर B। व्याख्या: वेगनर ने केवल 2 बलों को जिम्मेदार माना था। 1. पोलर फ्लीइंग बल, पोलर फ्लीइंग फोर्स, पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन के कारण, बिंदु 3। 2. ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण, बिंदु 1। नोट: मेंटल में संवहन धाराएं, बिंदु 2 आर्थर होम्स ने दी थीं और प्लेट सीमाओं का तनाव आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी का हिस्सा है, वेगनर के सिद्धांत का नहीं। Q50 पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में मौजूद हैं। शेष अलवण जल में से सबसे बड़ा अनुपात A वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है। B अलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। C खोल भूमिगत जल के रूप में है। D मृदा आर्द्रता के रूप में है। सही उत्तर C। व्याख्या: पृथ्वी पर मीठे पानी फ्रेश वाटर का वितरण। 1. हिमनद और बर्फ ग्लेशियर्स आइस कैप्स लगभग 68.7%। 2. भूमिगत जल ग्राउंड वाटर लगभग 30.1%। 3. अन्य झीलें नदियां वायुमंडल आदि 2% से कम। अतः बर्फ के बाद सबसे बड़ा हिस्सा भूमिगत जल का है।